स्क्रीन विजिबल है? यस सर। हाँ, तो देखिए लास्ट क्लास में जो है ना वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लॉ पढ़े थे जो कि था ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, है ना? ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। मान लीजिए जैसे कि कोई भी वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे तो उसके बारे में था ना, ट्राइंगल लॉ था। और एक हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशिबिलिटी भी पढ़े थे, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशिबिलिटी भी पढ़ लिए थे, है ना? नॉन कोप्लेनर कोप्लेनर वगैरह क्या होता है, हर एक चीज को पढ़े। ऐसे लिखा हुआ आपको एग्जैक्ट नहीं दिखेगा सिलेबस में कि ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो होगा ना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, या फिर वेक्टर के लिए भी आप बातें कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो होगा वो हम लिखेंगे पैरेललोग्राम लॉ। चलिए लिखिए, सर कहीं पे भी दिक्कत हो। हाँ बोलिए। सर सर हाँ आप बोलिए। पिछले क्लास में एक बार आप फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर बात किए थे सर, थोड़ा सा ही आप हाँ जिक्र हाँ, किए थे। तो क्या सर हम लोग को फ्री बॉडी डायग्राम आगे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, या फिर मतलब जो पीछे बताया सिर्फ वही नहीं हो गया फ्री सर? फ्री बॉडी डायग्राम का जरूरत पड़ेगा ना न्यूमेरिकल में। वैसा नहीं जैसे कि आप मतलब बहुत ज्यादा नहीं, जैसे 11th के बच्चे पढ़ते हैं ना उतना ज्यादा नहीं, लेकिन चीजें को तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ना है, बहुत ज्यादा फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं तो है एक फ्री बार बॉडी सर, डायग्राम। हाँ सर, आएगा एक बार आएगा ना, उसके ऊपर समय भी आएगा, डिस्कस कर दीजिएगा। समय आएगा, है ना? जहां पे आएगा ना वहां पे तो डिस्कस वो होता ही रहेगा डियर, हमेशा। उसके लिए एकदम चिंता ना करें, है ना? पूरा ही हम डिस्कस करेंगे जहां जहां पे भी आते रहेगा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, या सिंपली हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर भी बोल सकते हैं ना। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर ही कर देते हैं, फिर वेक्टर को, क्योंकि फोर्स क्या है, वेक्टर है। फोर्स क्या है आपको मालूम है कि फोर्स एक जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर से पढ़ लेंगे, इसका मतलब है कि जितना भी वेक्टर रहेगा ना वो सारे वेक्टर के लिए एप्लीकेबल होगा। ये लॉ सारे वेक्टर के लिए एप्लीकेबल होगा, और ये ट्राइंगल लॉ के बाद होता है। ट्राइंगल लॉ बहुत ही सिंपल है, सीधा बात करें बहुत ही सिंपल है। ट्राइंगल में कितना साइड, तो 3 साइड होता है ना? तो कोई दो साइड जो है, दो साइड आपको सेम ऑर्डर में, दोनों साइड मतलब सेम ऑर्डर में दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, दो साइड। तो जो एक थर्ड साइड होगा जिसको क्लोजिंग साइड भी बोलेंगे, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो वो आपका रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब जब वेक्टर का बात आ जाता है ना, तो आप डायरेक्टली ना ऐड नहीं कर सकते हैं। डायरेक्टली ऐड कब कर सकते हैं, तो सपोज देखिए कोई मान लेते हैं ना ये बॉडी है, और ये बॉडी पे ना यहाँ पे लग गया 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में, और फिर इसी डायरेक्शन में आपका लग गया मान के चलिए 20 न्यूटन का फोर्स दिया। अब इस कंडीशन में ना आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इसी डायरेक्शन में जो टोटल फोर्स लगेगा, मतलब रिजल्टेंट या फिर नेट फोर्स जो लगेगा बॉडी के ऊपर, ऑब्वियस है कि आप बोलेंगे 10 + 20 यानी कि 30 न्यूटन। यहाँ पे लगेगा 30 न्यूटन का नेट इफेक्ट होगा, यानी कि बॉडी के ऊपर जो होगा ना, वो बॉडी बॉडी के ऊपर कितना होगा बताइए, 30 न्यूटन होगा या नहीं होगा? yes या नो? लेकिन देखिए प्रॉब्लम कब आता है ना, क्यों हम ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़े, या फिर क्यों पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर पढ़ने जा रहे हैं, आखिर क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, क्यों जरूरत है, क्यों हम पढ़ेंगे ही आखिर ये सब। मैकेनिक्स में ये सब के बिना आगे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या सोम में भी, है ना? यूज, क्योंकि दोनों ना आपका इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट है। ये दोनों सब्जेक्ट जो है रिलेटेड टाइप का है, कभी इसका कुछ कॉन्सेप्ट उधर इधर यूज होता रहेगा दोनों। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए तो ये सब सब्जेक्ट यदि नहीं आ रहा है, एकदम रियलिटी बता रहे हैं हम, क्योंकि हम थर्ड ही नहीं, थर्ड फोर फाइव सिक्स में आपको गाइड करेंगे। और साथ ही साथ आगे समय आएगा तो जूनियर इंजीनियर के लिए कंपटीशन का भी क्लासेस मेरा चलता है, मेनली उसी पे फोकस रहता है। तो देखिए ये सब चीजें का जब होता है ना, तो आप यहाँ से कोर पेपर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यदि आप थर्ड सेमेस्टर का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और शोम को जैसे तैसे आप निकाल दिए, एकदम जैसे तैसे, बस ठीक है, कुछ मतलब वैसा कुछ पता ही नहीं चल रहा है रियलिटी इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग नीड आपको नहीं पता चल रहा है ना ये दोनों में, तो आगे जाकर के रियली में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। ये एकदम हकीकत है। अब जैसे कि थर्ड और खास करके इंजीनियरिंग में जो है ना, वो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर को यदि अच्छा से पढ़ लिया ना, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर एकदम कोर पेपर, इसको एकदम नहीं छोड़ा, उधर फर्स्ट सेकेंड तो खैर पढ़ना ही है, लेकिन इधर जब इंजीनियरिंग स्टार्ट होता है उसमें थर्ड और फोर्थ, उसके बाद थोड़ा बहुत एक आध सब्जेक्ट नहीं पढ़ा या पढ़ा तो काम उसका बन जाएगा आगे में चल करके थोड़ा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग मेन जो है ना इंजीनियरिंग का, वो जड़ यही पे है, थर्ड फोर्थ में ही जड़ है। और यहाँ पे गड़बड़ हो गया, स्टूडेंट यदि सोचेगा नहीं
अब हम 5 से ज्वाइन करेंगे या फिर 5 से पढ़ना अब स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट 6 में, एकदम भी हैंडल नहीं होगा। सिर्फ एक ही बचेगा काम और वो होगा बस रटना रटना रटना। क्योंकि जो 5 6 का सारा कॉन्सेप्ट A to Z कॉन्सेप्ट का बात कर रहे हैं वो थर्ड 4 में आ चुका रहेगा, सारा कॉन्सेप्ट ही आ जाएगा और यही कॉन्सेप्ट आगे अप्लाई होगा। तो कोई भी टीचर हो, कोई भी होगा, वो थोड़े पढ़ाएगा आपको 5 मिनट थर्ड सेमेस्टर थोड़े पढ़ाएगा। अब 6 सेमेस्टर जाएंगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक वन ऑफ दी टफ सब्जेक्ट माना जाता है, मतलब पूरा मैकेनिकल का ओवरऑल बात करें तो, और वो होता है आपका मशीन डिजाइन। और ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी एक टफ सब्जेक्ट माना जाता है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। तो मशीन डिजाइन जो 6 में आएगा ना, वो पूरा मैकेनिक्स और सोम पे आपका चलेगा मशीन डिजाइन। अब वहां पे पूरा गड़बड़ हो जाता है स्टूडेंट को, यदि थर्ड में सोम मैकेनिक्स पता नहीं है, मशीन डिजाइन तो ऐसे ही कुछ भी हवा भी नहीं लगने वाला टाइप का हो जाएगा, क्योंकि पूरा इस पे चलता है वो, ये सब्जेक्ट पे ही पूरा चलेगा। मतलब हर एक जगह पे सोम, हर एक जगह पे मैकेनिक्स, स्टेप बाय स्टेप में अप्लाई होता रहेगा। तो उस समय तो डायरेक्ट रहेगा कि आप थर्ड में पढ़े हुए हैं कि ऐसा लॉ होता था या ऐसा कुछ होता था। तो इसीलिए हम पूरा फोकस कर रहे हैं, स्टूडेंट लोग को एकदम पढ़ना ही चाहिए, कैसे भी करके इसको एकदम नहीं जैसे तैसे निकालना चाहिए, बहुत आगे दिक्कत आएगा, फिर कहेगा सर ठीक ही बता रहे थे। चलिए, तो देखिए 10 न्यूटन और 20 न्यूटन लगा किसी बॉडी के ऊपर, तो आप ऑब्वियस है ना कि आप बोलेंगे 30 न्यूटन नेट लगा, यस या नो। आप एकदम कोई भी बोलेगा कि हाँ सर इस डायरेक्शन में 30 न्यूटन लगा। एक स्टूडेंट सपोज कीजिए डियर की 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और उसी डायरेक्शन में एक स्टूडेंट 20 न्यूटन का फोर्स लगाया बॉडी के ऊपर, तो बॉडी के ऊपर नेट इफेक्ट कितना दिखेगा? आप कहेंगे कि टोटल नेट इफेक्ट 30 न्यूटन दिखेगा, लेकिन लेकिन वाला बात कहां से आ जाएगा? यदि 10 न्यूटन का फोर्स जो है वो बॉडी के ऊपर इधर लगाया गया और एक 20 न्यूटन का फोर्स जो है बॉडी के ऊपर ऐसे लगा दिया गया, सपोज कीजिए ये एंगल जो है वो 30 डिग्री है, सपोज कीजिए ये एंगल जो है वो 30 डिग्री है, और 30 डिग्री एंगल के साथ एक और स्टूडेंट या एक और कोई भी मतलब फोर्स लगाए 20 न्यूटन का उस तरह, क्या हम आपसे पूछेंगे नेट इफेक्ट कितना होगा? क्या बता पाएंगे क्या? कितने लोग को पता चल रहा है इस केस में नेट इफेक्ट कितना होगा? नेट इफेक्ट आपको पता चल रहा है? आवाज तो जा रहा है ना? आवाज तो जा रहा है? सब बहुत शांत बैठे सर हुए, क्या बात है? हाँ, तो ऊपर वाला में नेट फार्मूला इफेक्ट की सभी जरूरत को होगा समझ सर। में आ रहा था। ऊपर में नेट इफेक्ट सभी को पता चल रहा है कि ऊपर में कोई इशू नहीं है 30 न्यूटन लिखने में? ऊपर में तो एकदम नो सर। ईच एंड एवरी स्टूडेंट को पता चल रहा है ना? लेकिन अब ये वाला केस में आप कहेंगे कि नहीं, ये केस में हम 20+10 किसी भी हालत में नहीं लगा सकते हैं और नहीं लगाना है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे कुछ जरूरत पड़ेगा, और क्या जरूरत पड़ेगा नहीं जरूरत पड़ेगा अभी ही उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, सच कहिए तो। यानी कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर जो है, यानी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर के जगह पे वेक्टर में फोर्स रख देंगे वहां पे, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस भी हो जाएगा। तो वही चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, और इसी से पहले हम लोग ट्राइंगल लॉ पढ़े, क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ का प्रूफ एक तरह से ट्राइंगल लॉ से मिलता है, यानी मिलता जुलता चीज है ये दोनों। तो चलिए खैर इसको पढ़ते और समझते हैं कि ऐसा टाइप का फोर्स लगेगा, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट जो है ना डियर, आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ये तो ठीक है, आप लॉ पढ़ लिए, थ्योरी पढ़ लिए, वहां तक ठीक है, लेकिन रियलिटी क्या है ना ये दोनों सब्जेक्ट का, कि ये पूरा अप्लाई होता है न्यूमेरिकल में। तो न्यूमेरिकल में ही अप्लाई करने के लिए हम लोग को सीखना है। आइए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स क्या होता है लिखते हैं। पैरेललोग्राम तो आप सुने ही, ये नाम है, पैरेललोग्राम क्या होता है ये बात आप जानते हैं। देखिए, तो आप ऊपर में एक लाइन लिख दे, द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ द पैरेललोग्राम लॉ द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर के से जगह में ना हम लोग ऐसे भी ना फोर्सेस का बात करेंगे, इतना बात तो आप समझिए। मैकेनिक्स में क्या होने वाला है, फोर्स से ही रिलेटेड बातें होगा। तो मान लीजिए वहां पे फोर्सेस है, इज यूज्ड, पहले कहां पे इसका उपयोग है वो लिख लेते हैं, इज यूज्ड टू डिटरमाइन डियर। अभी आपको बताया ना कि कहां पे यूज है। यदि 20 और 10 उस तरीके से लग गया तो नेट इफेक्ट कितना होगा? नेट इफेक्ट इज कॉल्ड रिजल्टेंट, नेट इफेक्ट इज कॉल्ड रिजल्टेंट टू डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ, टू डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ टू रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स मतलब यहां हम वेक्टर्स की जगह फोर्स रहेगा, तो एक्टिंग एट ए पॉइंट, एक्टिंग एट ए पॉइंट
एक्टिंग एट ए पॉइंट इन ए प्लेन। देखिए यहाँ पे एकक बात का मतलब होता है इन ए प्लेन लिखे मतलब कि को प्लेनर के लिए ही ये पढ़ाई हम लोग करेंगे। आपको मालूम है को प्लेनर का मतलब क्या होता है? सेम प्लेन, इन ए प्लेन एंड इंक्लाइन टू ईच अदर, एंड इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल, एट एन एंगल। एस या नो? बताइए क्या यहाँ पे बात वही लिखा हुआ दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है? इसका यूज कहां पे करेंगे? टू डिटरमाइन द रिजल्टेंट डियर। रिजल्टेंट मतलब कि नेट इफेक्ट किसका? तो टू वेक्टर्स का मतलब टू फोर्सेस का एक्टिंग एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा हो, इन ए प्लेन मतलब को प्लेनर हो, एंड इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल। कहने का मतलब हुआ कि कोई भी बॉडी है, सपोज कीजिए ये एक बॉडी है प्यारे, ये एक बॉडी एकदम प्यार से आप लोग को पढ़ना है, पढ़ाया भी जाएगा। ये एक बॉडी है और बॉडी के ऊपर ना एक इधर से फोर्स लग गया, सपोज कीजिए F1 का, और एक इधर से फोर्स लग गया सपोज कीजिए F2 का। ये क्या है? तो आपको मालूम है वेक्टर है, और दोनों के बीच में एक एंगल हो गया थीटा। अब आपसे पूछा जाए कि बॉडी के ऊपर नेट इफेक्ट कितना है, व्हाट इज द नेट इफेक्ट, व्हाट इज द नेट इफेक्ट, व्हाट इज द नेट इफेक्ट, जिसको बोलेंगे रिजल्टेंट। व्हाट इज द नेट इफेक्ट का मतलब कि रिजल्टेंट ऑन द बॉडी, ऑन द बॉडी। समझ पा रहे क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज द नेट इफेक्ट ऑन द बॉडी। इस कंडीशन में क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, कौन सा लॉ का सहारा लेना पड़ेगा आप लोग को? उसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स या फोर्सेस। इसी कंडीशन में आपको जरूरत पड़ेगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस या वेक्टर का। वही बात लिखा गया पूरा स्टेटमेंट में, ध्यान से पढ़े। क्या सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है ये बात जो हम कहना चाह रहे हैं कि ऐसे कंडीशन में दिक्कत आ जाएगा? एट एन एंगल का मतलब वही हुआ इनक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल, इनक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल मतलब थीटा वगैरह पे। इनक्लाइंड मतलब होता है कि इंक्लाइंड हो, इंक्लाइंड जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। झुका तो हुआ इस सर, कंडीशन में क्या, क्या बाबू बोलिए, जो क्या मामला सब? इक्वल हाँ हाँ, क्या इक्वल? बोलिए बोलिए, जो मन में करे ना, एकदम कुछ भी सवाल कीजिए। सर, जो इंक्लाइन मतलब जो झुका हुआ हो। हाँ बिल्कुल भी वही वही है डियर। तो व्हाट इज द नेट इफेक्ट ऑन द बॉडी, समझ रहे हैं ना, इस बॉडी के ऊपर नेट इफेक्ट कितना है? तो नेट इफेक्ट जानने के लिए, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं इनक्लाइंड लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि यदि इनक्लाइंड नहीं होगा, यदि इनक्लाइंड नहीं होगा, यहाँ पे लग गया F1 अमाउंट का फोर्स, यहाँ पे लग गया F2 अमाउंट का फोर्स, सपोज कीजिए F3 अमाउंट का फोर्स। आपसे सवाल है कि क्या डियर ये तीनों फोर्स इंक्लाइंड है क्या एक दूसरे का? आपका जवाब होना चाहिए नहीं सर, इंक्लाइंड बिल्कुल भी नहीं है। इस कंडीशन में जो होगा, इस कंडीशन में जो होगा वो आपका नेट इफेक्ट कितना होगा? तो आप कहेंगे नेट इफेक्ट के लिए कोई प्रॉब्लम F1 नहीं है, प्लस F2 हम प्लस F3। F1 को F2 से और F3 से जोड़ देंगे, यही हमारा नेट इफेक्ट होगा, यही नेट इफेक्ट होगा। लेकिन जैसे इंक्लाइंड हो जाएगा मामला गड़बड़ हो जाएगा। आप इसके लिए अभी तक नहीं पढ़े हैं, और वही चीज अब पढ़ने जा रहे हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स या फोर्सेस। चलिए अब ये लॉ है क्या समझते हैं, क्योंकि जरूरी है। अब क्या होता है ना, बहुत लोग ईटी दिस इज मतलब रट लिए, भैया समझिए इंजीनियरिंग पढ़ाई करने आखिरकार कहाँ ये लॉ अप्लाई, ऐसे सिर्फ ईटी दिस इज से इंजीनियरिंग हो जाता तब तो क्या आसानी था। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहानी का आगे बढ़ाते हैं। इफ टू फोर्सेस, लॉ को एज इट इज आप ऐसे लर्न कीजिएगा थोड़ा सा, ऐसे आप इसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, क्यों नहीं चेंज कर सकते, लेकिन मीनिंग यही होना चाहिए जो लिखेंगे अभी। इफ टू, चलिए वेक्टर्स ही लिखेंगे यहाँ पे, इफ टू वेक्टर्स, या फिर इसको क्या बोलेंगे, फोर्सेस। इफ टू वेक्टर्स, हमारा एक्चुअली फोर्स पे डील होगा डियर। इफ टू वेक्टर्स फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट, एक्टिंग एट ए, एक्टिंग एट ए पॉइंट, acting at a point, be represented, be represented, be represented in magnitude and direction। बहुत ही आसान तरीके से लिखेंगे, in magnitude and direction,
in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram their रिजल्टेंट का मतलब ही पता चल गया डियर आप लोग को, नेट इफेक्ट है ना। देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through that point, देखिए लॉ क्या है, बहुत ही सिंपल बात बोल रहा है कि इफ टू वेक्टर्स मतलब फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट, कितना पॉइंट पे एक्ट कर रहा हो, एक पॉइंट पे, बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ये पैरेललोग्राम में टोटल कितना साइड होगा, पैरेललोग्राम में टोटल कितना साइड होगा, 4 साइड। सर 4। पैरेललोग्राम में कितना होगा, 4 साइड होगा। क्या हम बोल सकते क्या कि एक स्क्वायर और रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है? क्या ये बोलना गलत हो जाएगा क्या कि स्क्वायर और रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है? बिल्कुल भी गलत नहीं है। स्क्वायर और रेक्टेंगल भी क्या है, पैरेललोग्राम है, लेकिन एनी पैरेललोग्राम स्क्वायर और रेक्टेंगल नहीं होगा, ऐसी या नो? लेकिन एनी पैरेललोग्राम स्क्वायर और रेक्टेंगल नहीं होगा, है कि नहीं है? हाँ, तो ये बातें आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि यदि दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करे तो क्या होगा, देयर रिजल्टेंट, जो उनका रिजल्टेंट होगा, नेट इफेक्ट होगा, इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल। चीजों को समझिएगा, डायगोनल आप समझते हैं कि डायगोनल क्या होता है। डायगोनल जो होता है वो क्वाड्रिलेटरल में ही होता है, वो ट्राइंगल में कभी आज तक डायगोनल सुने क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रिलेटरल में ही होता है, जो कि आपका पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है। तो डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, उस पॉइंट से पास करेगा। चलिए यहां तक तो आपको समझ में आया, लेकिन ये लॉ हकीकत में तभी समझ में आएगा ना जब हम बातें करेंगे इसका डायग्राम कि कैसे बनेगा। आइए समझते प्यारे क्या हो रहा है। आपको हम समझाने के लिए काम करते हैं, एक बॉडी लेते हैं, ये एक बॉडी है, ठीक है। ये बॉडी के ऊपर जो है ना एक फोर्स लगा इधर, चलिए फोर्स, हाँ चलिए फोर्स ही अभी लिख देते, एक फोर्स लगा F1 मान लीजिए, और इस बॉडी के ऊपर ना प्यारे एक लगा फोर्स F2, और ये जो एंगल है दोनों के बीच में थीटा एंगल है। क्या ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है कि नहीं है? अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, हम ये दोनों को वेक्टर के बारे में ना शुरू में ही आप लोग को हम पढ़ाए थे, वेक्टर के बारे में हम शुरू में ही पढ़ाए थे। जो स्टार्टिंग में लेक्चर किए होंगे उनको ये बात पता होगा कि वेक्टर को आप मूव कर सकते हैं उसी के अलोंग, लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग, या फिर उसके पैरेलल, लेकिन बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज किए। यानी कि F2 वेक्टर यदि है, ये यदि एक F2 वेक्टर है, रुकिए एक मिनट इधर लिख देते हैं F2 को, ये क्या है, एक F2 है। तो F2 वैसा है ना, उसी के पैरेलल, क्या इसको F2 लिख देंगे, गलत हो जाएगा क्या? बताइए कोई, नो क्या सर, गलत हो जाएगा? नो सर, नहीं गलत होगा। F1 को डियर क्या ऊपर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा क्या? आप कहेंगे नहीं सर नो कैसे होगा? सर, ये वेक्टर का कैरेक्टर होता है, वेक्टर का कैरेक्टर होता है, ये लक्षण होता है वेक्टर का कि आप उसके पैरेलल और उसके लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग डियर आप उसको मूव कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यहाँ पे हम F2 का डायरेक्शन ऊपर साइड में दिख रहा है, ऊपर ही लिखे हैं, ऊपर ही लिखे हैं। F1 जो है वो इधर राइट साइड में जा रहा है, तो राइट साइड में जा रहा है।
देखिए राइट साइड में जा रहे हैं, तो राइट साइड में जाने देखें। आप इतना बता दीजिए कि एंगल जो है, एंगल यहाँ पे एंगल कितना डिग्री बनेगा? क्या यहाँ पे भी थीटा एंगल बनेगा? क्या यहाँ पे भी थीटा एंगल बनेगा? यस सर। बिल्कुल नहीं यस सर। बनेगा यहाँ पे थीटा। अब आप बताइए ना, अरे आप बताइए, तो ये सपोज कीजिए ओ पॉइंट है, इसको मान लिए ओ पॉइंट, और इसको मान ले हम यहाँ वाला को ए पॉइंट, और ये पॉइंट को मान ले बी पॉइंट, और ये वाला पॉइंट इधर जो है ना सी पॉइंट है। कितने लोग को लग रहा है हियर, कितने लोग को लग रहा है हियर ओ ए, क्या बोल सकते हैं, ओ ए सी बी बोल पाएंगे? थोड़ा अच्छा लगेगा। ओ ए सी बी इज ए पैरेललोग्राम। ये लग रहा है सभी को, यस क्या सर। दिमाग में घुस रहा है ये चीज कि यस सर। OACB जो है वो एक पैरेललोग्राम है। लेकिन मेरे पास जो ओरिजिनल फोर्स था डियर बॉडी के ऊपर, वो 2 था या 4 था? आप कहेंगे नहीं सर 2 ही तो था, एक F1 था और एक F2 था, एक F1 था और एक F2 था, 2 ही था, 4 नहीं था सर। लेकिन इसी से एक पैरेललोग्राम बन गया। अब ये लॉ क्या बोलता है ना, ये लॉ कितना इंटरेस्टिंग है सोचिए। ये बोलता है कि यदि दो ऐसे लगे और ये पैरेललोग्राम का साइड दो एडजेसेंट साइड हो, आपको ये भी ना पता होगा कि ये वाला साइड प्यारे, ये वाला साइड जो है ना, दीज आर एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड्स है, यस या नो? एडजेसेंट मतलब बगल वाला, जस्ट बगल वाला, तो एडजेसेंट साइड्स है इस पैरेललोग्राम का। अब एडजेसेंट साइड से क्या यहाँ दिख रहा है? क्या देखिए, इसको पढ़िए क्या हो रहा है। इफ टू वेक्टर्स या फिर फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ये पैरेललोग्राम, दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल। देख रहे हैं क्या क्या लिखा हुआ डायगोनल? क्या इसका डायगोनल हम अभी तक ड्रॉ किए हैं? क्या आप कहेंगे नहीं किए सर? डायगोनल का मतलब समझते हैं क्या? और देखिए क्या लिखा हुआ है, पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। ये भी ध्यान देना, पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, जिस पॉइंट से ये दोनों फोर्स निकला है। कौन पॉइंट से दोनों फोर्स निकला है? आपका जवाब होगा ओ पॉइंट। ओ ओ सर। पॉइंट इज ए ओ पॉइंट। कॉमन पॉइंट, ओ पॉइंट इज ए कॉमन पॉइंट फॉर बोथ द फोर्सेस हियर। O point is a common point for both the forces here. That is F1 and F2. That is F1 and F2 dear. तो इसका मतलब हुआ कि डायगोनल और उसी पॉइंट से पास करना चाहिए। तो आप कहेंगे कहीं ना कहीं सर इसमें डायगोनल तो दो दो होगा सर, लेकिन लेकिन जो यहाँ इसको सेटिस्फाई करने वाला डायगोनल होगा वो यही डायगोनल होगा। और ये डायगोनल किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो आप बोलेंगे रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, यस या नो? ये डायगोनल जो है वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? चलिए अब इसको यस हम सर। अलग करके बनाते हैं, अब इसी चीज को। तो अब मुद्दा समझ में आ रहा है क्या? यानी बॉडी के ऊपर वैसा लगा, तो इसका मतलब बॉडी को आप पूछने जाएंगे ना, अरे भाई तुम्हारे ऊपर कैसा कैसा फोर्स लगा? तो बॉडी बोलेगा कि भाई हमारे ऊपर ऊपर एक आर अमाउंट का फोर्स लगा, एक आर अमाउंट का फोर्स लगा। आप कहेंगे अच्छा आर अमाउंट का लगा है, हम तो देख रहे कि F1 और F2 लगा। लेकिन डियर F1 और F2 बॉडी को नहीं दिखेगा इंडिविजुअली, इंडिविजुअली अलग अलग बॉडी को F1 F2 नहीं दिखेगा, बॉडी को आर दिखेगा। बॉडी के ऊपर जो फील होगा ना बॉडी को, वो आर फील होगा, क्योंकि R is nothing but R is the resultant for both the forces. R is resultant for both the forces. yes या नो? ये दोनों फोर्स के लिए रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट ही दिखेगा ना उसको, उसको तो नेट इफेक्ट महसूस होगा बॉडी को। आइए, तो नेट इफेक्ट कैसे होगा इसको हम अलग से दिखाते हैं, बॉडी वगैरह वहां हटाएंगे और इसको अलग से दिखाएंगे पूरा। देखिए यहाँ पे ये आपको एक नजर आ रहा है F1, F1 फोर्स दिखना चाहिए। और एक क्या था, तो इस तरीके से था, क्या F2 था मान लेते हैं, ठीक है, एक F1 था और एक F2 था। या फिर इसको ना सिंपल तरीके से हम ऐसे समझते हैं, वेक्टर, कोई भी वेक्टर समझ लेते हैं, बाद में ये वेक्टर के जगह पे फोर्स होगा तो फोर्स हो जाएगा। मान लेते हैं A वेक्टर है और ये क्या मान लिए B वेक्टर है, वेक्टर है, और ये A भी फोर्स भी हो सकता है। और ये O पॉइंट से निकला हुआ ओरिजिन है इसका O, और ये दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा एंगल है, थीटा एंगल है, ठीक है। तो इससे क्या फॉर्म करेंगे हम लोग? एक पैरेललोग्राम फॉर्म करेंगे। आपको ही बताया कि एक पैरेललोग्राम यहां से फॉर्म होगा, लेकिन कैसे होना चाहिए? तो याद रहे पैरेललोग्राम मतलब कि अपोजिट साइड वाला क्या होता है?
पैरेलल होता है, ये भी बात आपको मालूम है कि अपोजिट साइड से जो होता है पैरेलल होता है। तो ऐसे भी न बना दे उटपटांग आप कॉपी में जो पैरेलल दिखे ही नहीं आपका। भैया पैरेललोग्राम पढ़ रहे हैं तो पैरेलल दिखना चाहिए अप्रॉक्स। चलिए, तो ये वाला क्या हो गया आपका। आप कहेंगे सर ये भी ए वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करेगा, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, बी वेक्टर को। बी वेक्टर। इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ भी कितना एंगल बनेगा, थीटा एंगल ना, थीटा एंगल बनेगा। इस तरीके से यस होगा सर। कुछ। अब सर थोड़ा सा पेज को नीचे हाँ साइड कीजिए ना सर, हाँ थोड़ा ठीक सा है, पेज को नीचे ठीक है। स्लाइड। और ज्यादा कि हो जाएगा। तो यहाँ पे हो एक जाएगा ये सर, हो जाएगा। पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है। तो ये पैरेललोग्राम का क्या कहलाएगा, आप कहेंगे पैरेललोग्राम का सर ये डायगोनल कहलाएगा, विकर्ण, हिंदी में विकर्ण, डायगोनल। तो डायगोनल कहलाएगा। और डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, आर, रिजल्टेंट को। हम यहाँ पे मान लिए एक रिजल्टेंट और ए के बीच में एंगल अल्फा है। रिजल्टेंट का एंगल ए वेक्टर के साथ अल्फा है, क्योंकि जरूर कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि थीटा ए और बी के बीच का एंगल है, वो अल्फा नहीं है, ए और बी के बीच का एंगल है। एंगल ऑलवेज वेक्टर के बीच में कहां से कहां मेजर करते हैं, आप कहेंगे सर टेल टू टेल, ऑलवेज मेजर टेल टू, और फिर हेड टू हेड, टेल टू टेल या हेड टू हेड, इस बात को नहीं भूलना है, बहुत पहले बताए, टेल टू टेल या हेड टू हेड। यहाँ पे ओ पॉइंट पे क्या सभी को दिख रहा है, क्या आंख फाड़ करके देखिए, ए वेक्टर का क्या यस टेल सर, ओ पे है, बी टेल है। वेक्टर क्या क्या यस टेल सर। ओ पे है। तो टेल से टेल के यस बीच में सर। एंगल बनेगा, वही दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कहलाएगा एंगल इन बिटवीन टू वेक्टर्स। ये टू वेक्टर्स आर ए एंड बी, ए और बी को रिप्लेस करेंगे फोर्स को, फोर्स में, क्योंकि ए और बी वेक्टर है, फोर्स भी हमारा वेक्टर है, तो हम ए और बी को हटा करके कोई वेक्टर रख सकते हैं। क्लियर है ना। तो बाद में उसको फोर्स भी हटाएंगे, जैसे ऊपर में दिखा है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब मुद्दा क्या है ना, आर निकालने का। सच्चाई सोचे ना, तो ये लॉ में आर ही हमको निकालना है कि आर भैया कैसे निकाला जाए। तो आर निकालने के लिए देखिए कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, और जुगाड़ होगा क्या। तो एक ये पॉइंट हो गया, और मान लीजिए अब यहाँ पे हम कैसे नाम दे दे, ए बी तो यहीं पे ले लिए नाम, चलिए ऐसा कुछ नाम दे देते हैं। सपोज कीजिए इसका छोटा ए और ये छोटा बी और ये छोटा सी, ऐसा नाम दे दिए। ऊपर वाला से ही रिलेशन है इसका डियर, लेकिन ऊपर वाला हम एक्चुअली में एक एग्जाम्पल लेके आपको बताए, यस या नो, एक एग्जाम्पल लेके बताएगा, ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो ये यूज होगा। अब उसी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। आइए, तो क्या कर रहे हैं, सी पॉइंट से एक जो ओए का एक्सटेंशन है, ओए का एक्सटेंशन है, ये क्या है, तो आप कहेंगे एक्सटेंशन लाइन ऑफ ओए, एक्सटेंशन लाइन ऑफ ओए, ओए का एक एक्सटेंशन लाइन है। तो एक्सटेंशन है उसका खींचा हुआ आगे तरफ, उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, वैसा ड्रॉ किए। और इसका नाम मान लीजिए दे दिए एबीसी, तो चलिए डी नाम दे दिए इसका, हम डी नाम दे दिए सपोज। यानी कि क्या ऐसे यहां पे कह सकते हैं, ड्रॉ ए, ड्रॉ ए सी डी परपेंडिकुलर टू एक्सटेंशन लाइन ऑफ ओए। ए सी एनो प्यारे बताइए जरा, क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक्सटेंशन लाइन ऑफ क्या, सी डी ड्रॉ किए एक्सटेंशन लाइन पे परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर शॉर्टकट में वैसे लिख सकते हैं आप। सीडी है यहाँ पे, सीडी आपको दिख रहा है। जब ऐसा ड्रॉ कर लिए, तो अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कहानी, अब आपको बतलाते हैं। इन ट्राइंगल मेन मुद्दा क्या है, क्या निकालना है हम लोग को, आखिरकार ये जो ताम झाम करके रिजल्टेंट, कभी भी ना, रिजल्टेंट सर। रिजल्ट, कभी भी क्या है ना, जीवन में आप कुछ कर रहे हैं, जैसे अभी पढ़ रहे हैं, तो पहले तो ये कंफर्म कीजिए कि भाई ये पढ़ क्या रहे हैं, क्या नाचने गाने के लिए पढ़ रहे हैं या कुछ नौकरी करेंगे हम, ये कंफर्मेशन। यदि आपको लगता है कि नहीं हम नाचना गाना करना है हमको, तो नाचना गाना करना है तो पढ़ने की जरूरत है क्या, अच्छा ठीक है थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए चलेगा, है ना, लेकिन अभी से ही प्रैक्टिस करने लगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि कैरियर ये जरूरी है डिसाइड करना कि आखिर करना हमको क्या है। तो आप पढ़ रहे हैं, मन में ये होना चाहिए गोल आपका कि आखिर इस पे हमको करना आगे क्या है। तो इंजीनियर बनना है, तो एकदम दिमाग में डेली लिख करके रखिए अपने दीवार में कि इंजीनियर बनना नहीं है बल्कि बन गए इंजीनियर, ठीक है, तभी जाकर के उसके अकॉर्डिंग आप फिर काम करें, इंजीनियर के अकॉर्डिंग। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं, इन ट्राइंगल, अब आर निकालना हमको, तो इन ट्राइंगल यहाँ पे लगा दिए, इन ट्राइंगल ओ सी डी, ओ सी डी। अब ओसीडी का बात करेंगे, ओसीडी का जब यहाँ पे बात करेंगे, तो ये बताइए कैसा ट्राइंगल, आप कहेंगे राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, एस या नो,
राइट एंगल्ड ट्राइंगल है ओसीडी, ठीक है। जब ओसीडी राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका मतलब क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या पारे, आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, इतना बराबर, बराबर क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर ओ डी का स्क्वायर और प्लस सी डी का स्क्वायर, आप कहेंगे बिल्कुल भी, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम है कि नहीं है, ओसीडी में लगाए हैं पाइथागोरस थ्योरम है। और ये बहुत बड़ा तोप वाला चीज कुछ भी नहीं है। एक काम करते हैं, यहाँ आर को भी हटा देते हैं अभी के लिए, आर के जगह पे क्या हम लिख देंगे ओसी का स्क्वायर, तो गलत हो जाएगा क्या, यानी ओसी का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर, है ना, यही होता है ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये काम किए। अब देखिए क्या यस हो रहा सर। है ना, ओसी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर ओसी के जगह पे आप आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ओडी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो आप लिखेंगे कि ओडी के जगह सर एक काम आप ए कर सकते फैक्टर। हैं, ओ ए प्लस, नहीं ओडी कैसे ए वेक्टर होगा, ए वेक्टर मतलब सिर्फ ए तक है, वो पूरा थोड़े है। हाँ सर। ओ ए हाँ प्लस सर। आप लिख सकते हैं ए डी का स्क्वायर और प्लस सी डी, तो सी डी ही है, सी डी तो सी डी है। अब ओ ए का वैल्यू ना आपको मालूम है, ओ ए का वैल्यू जो है वो मालूम है, बहुत ही बेखुदी, अच्छा से समझिएगा, ओ ए का वैल्यू मालूम है, आप कहेंगे ए सर वेक्टर का मैग्नीट्यूड सर, ओ ए का वैल्यू जो है ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। हाँ बोलिए क्या बोलना सर चाह रहे हैं, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्यों दिया? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सर रिजल्टेंट आर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किए तो वहां पर मैग्नीट्यूड क्यों दिए? अच्छा ये मैग्नीट्यूड का साइन वेक्टर को स्केलर बनाने के लिए तरीका है ना, पुराना लेक्चर आप नहीं देखे लगता है, वेक्टर को स्केलर कैसे बनाएंगे, मोड लगा करके वो स्केलर बन जाएगा ना, क्योंकि वेक्टर का स्क्वायर हम कैसे करेंगे, एक उसको, ओसी क्या है, ओसी सिर्फ मैग्नीट्यूड है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब स्केलर, वेक्टर को स्केलर बनाया जाता है मोड लगा करके, इसीलिए मोड लगाए। अब यहाँ पे ओ ए के जगह पे हम मोड ऑफ ए वेक्टर लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड, एडी मालूम है क्या, आप कहेंगे नहीं सर मामला गड़बड़ हो गया, एडी कहाँ मालूम है सर, सीडी मालूम है क्या, आप कहेंगे नहीं सर सीडी कहाँ मालूम है, सीडी नहीं मालूम है, एसी मालूम है आपको, जो कि एसी ओबी के बराबर है, यानी कि बी वेक्टर है, एसी मालूम है क्योंकि ओबी के पैरेलल और बी वेक्टर है, सीडी कहाँ मालूम है। चलिए अब काम करते हैं कुछ, सबसे पहले काम करते हैं कि आखिरकार एडी और सीडी कैसे निकाला जाए, तो एडी और सीडी निकालने के ऊपर इधर हम काम करते हैं, आइए इधर हम उसको निकालेंगे, तब जाकर के ये इक्वेशन नंबर मान लीजिए ए है, हम ऐसे मान लिए हैं, यह इक्वेशन नंबर 1 बहुत ही सिंपल है और बहुत ही जरूरी का है, इसलिए एकदम एक एक पॉइंट को समझिएगा। आइए इधर समझते हैं, इन ट्राइंगल, अब देखिए क्या करेंगे डियर, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल यहाँ पे लिखेंगे ए सी डी, ए सी डी, ये बताइए ए सी डी भी कैसा ट्राइंगल है, आप कहेंगे सर ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल, एशियानो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ बगल में बना दिए एसीडी भी, अब देखिए वहां पे एसीडी भी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो जब एसीडी राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको इस तरीके से सभी को दिख रहा होगा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ऐसा दिख रहा होगा सभी को। ये बताइए ये वाला तो सभी को मालूम है ना कि ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, एशियानो ये तो बी वेक्टर का यस मैग्नीट्यूड है, सर। इतना तो मालूम है, वहीं से लिए हम, ये दोनों हमको निकालना है कि यस सर। कितना कितना होगा एडी और सीडी, क्या करेंगे, ये भी तो मालूम है प्यारे कि ये थीटा है, ये भी तो मालूम है कि ये थीटा है, तो जब ये थीटा है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ट्रिगोनोमेट्री नहीं लगा सकते क्या, आप यदि लगाएंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, आप कहेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, नहीं सीडी परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेनियस कौन होगा, एसी होगा। अब सीडी बराबर यहां से निकल गया क्या, आप कहेंगे सर सीडी बराबर जो निकला ना वो निकल गया एसी साइन थीटा, एशियानो एसी साइन थीटा, इसलिए अब सी डी बराबर बढ़िया से ऐसा क्या लिख सकते हैं, एसी के जगह पे लिख सकते हैं क्या डियर, कि बी बी वेक्टर का फैक्टर। क्या मैग्नीट्यूड और क्या साइन थीटा, ये लिख सकते हैं। आलसो, आलसो क्या, तो कॉस थीटा बराबर बताइए तो कितना होगा। अब ये रिजोल्यूशन आपको अभी तक हम पढ़ाए रहते हैं ना, रिजोल्यूशन नहीं पढ़ाए, इसके बाद हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर फोर्सेस पढ़ाएंगे, वेक्टर पढ़ाएंगे, तो अभी इतना नहीं करना पड़ता, वो रिजोल्यूशन से डायरेक्ट हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं हम कर रहे हैं।
तो cos थीटा बराबर कितना होगा बताइए? आप कहेंगे बेस बाय, AD by तो AC, बेस क्या होगा? AD AD बाय by AC, AC, धन्यवाद। AD बाय AC, धन्यवाद। क्योंकि बेस बाय हाइपोटेनियस, तो AD का वैल्यू कितना? आप कहेंगे AC इंटू कॉस थीटा सर। AC का वैल्यू कितना? तो इसलिए AD बराबर AC का वैल्यू कितना? फिर से कहेंगे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस यस थीटा, ये आ सर, गया ना। अब ये दोनों तो निकल चुका है, ये साइड में नहीं, आपको कॉपी में सामने निकालना है। ये दोनों निकल गया। अब जब दोनों निकल गया तो अब बचा क्या काम? अब रखिए शो। शो कहां से? तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से काम करेंगे प्यारे। तो आर का स्क्वायर हो जाएगा क्या? क्योंकि आप लोग को मालूम होगा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर आर, ऐसा होता है। ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? दोनों मैग्नीट्यूड को, सर मैग्नीट्यूड को, सिर्फ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड को। तो आर मोड मोड कितना बार बार करते रहेंगे? तो आर स्क्वायर कर दिए। अब बताइए ओ ए के जगह पे क्या लिख दें? ए का स्क्वायर लिख, सॉरी ए स्क्वायर नहीं, ए लिख दें। ओ ए के जगह पे ए लिख दें क्या? ए लिख यस देंगे। सर, और प्लस एडी के जगह पे कितना लिख देंगे? तो आप कहेंगे कि सर बी कॉस थीटा और इसका पूरा स्क्वायर। क्योंकि इसी चीज को आप क्या लिख सकते थे? एडी बराबर मोड बी को आप डायरेक्ट बी कॉस थीटा भी लिख सकते थे। यहां भी ऐसे ही क्या लिख सकते हैं? बी साइन थीटा। यस सर, ठीक, तो सी डी के जगह पे क्या लिखेंगे? तो आप कहेंगे सर बी साइन थीटा और इसका पूरे का क्या? स्क्वायर। अब हो गया खत्म ये। आइए आर स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? लिखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा कि नहीं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी यस स्क्वायर। सर, तो पूरे के जगह पे बी कॉस थीटा है ना, तो उसका पूरे का स्क्वायर लिखना होगा डियर। अब यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए क्या लिखे? तो आप कहेंगे सर ए स्क्वायर लिखिए प्लस बी स्क्वायर लिखिए साइन स्क्वायर थीटा सर, और एक कॉस स्क्वायर थीटा आपका आ जाएगा। बी स्क्वायर दो जगह से कॉमन आएगा, कॉमन आएगा, और प्लस में क्या होगा? 2ab होगा, और कॉस में क्या होगा? साइन थीटा होगा, सॉरी कॉस थीटा होगा। इसी या नो? अब आप सभी स्टूडेंट जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसका मतलब ये फाइनली क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना आ गया? 2ab कॉस कॉस थीटा। थीटा, यहां से यदि आर बराबर आप निकालेंगे, आर इज नथिंग बट रिजल्टेंट, आर इज नथिंग बट रिजल्टेंट। तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, इधर क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा, इधर आपका अंडर रूट हो जाएगा। ये क्या है? तो आप कहेंगे रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट का मतलब क्या होगा? नेट इफेक्ट होगा प्यारे, नेट इफेक्ट होगा। यहां पे थीटा कहां के किसके किसके बीच का है बताइए? इन बिटवीन टू क्या? वेक्टर्स, इन टू बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर, ऑलवेज मेजर्ड, ऑलवेज मेजर्ड टेल टू टेल, और कहां से कहां? टेल और हेड टू हेड, हेड टू हेड ऑफ दी क्या? वेक्टर्स। वेक्टर्स का टेल टू टेल और वेक्टर्स का हेड टू हेड ऑलवेज, ऑलवेज मेजर्ड है ना। वेक्टर्स का टेल टू टेल और हेड टू हेड, टेल टू टेल, टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड, टेल टू टेल और हेड टू हेड। आप समझ सकते हैं ये थीटा का बहुत कहानी है, बहुत जरूरी जानना। और ए और बी तो आप समझ ही पा रहे हैं, ए और बी तो आप बहुत अच्छे से समझ ही पा रहे हैं। ए सी या नो? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? नो अब हम सर, आपसे, अब हम आपसे एक क्वेश्चन यदि देंगे छोटा सा, कि अब आप बता दीजिए ना, अब आप बता तो दीजिए। अब कहेंगे अच्छा ऐसा बात है सर, हाँ। अब देखिए प्यारे, इधर लगा 10 न्यूटन का फोर्स, ठीक, और इधर ही लग गया आपका 20 न्यूटन का फोर्स। कितना होगा नेट इफेक्ट? 30 कितना न्यूटन होगा नेट इफेक्ट? 30 न्यूटन। तो 30 न्यूटन जो नेट इफेक्ट बॉडी के ऊपर आया, ये मत समझिए कि ये कॉन्सेप्ट से नहीं बनाए, यही कॉन्सेप्ट से बनाए हैं। कहेंगे कैसे सर, हमको तो दिख ही नहीं रहा, आइए दिखाते हैं आपको हम। ये हो गया F1 का वैल्यू, F1 फोर्स का इसी डायरेक्शन में, और एक और हो गया F2 फोर्स का वैल्यू। दोनों का जड़ जो है, टेल जो है एक ही जगह पे है, दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहा है, थीटा बराबर 0 डिग्री।
जब दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहा है थीटा बराबर 0 डिग्री, यस या नो? दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहा है थीटा बराबर कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री, क्योंकि 0 दोनों डिग्री। का टेल यहीं पे मिला, 0 डिग्री होगा। यही मुद्दा समझना था। जब थीटा बराबर 0 डिग्री तो लगाइए आर बराबर, आप कहेंगे इतना क्यों करेंगे सर? करना है, अभी इतना आगे चल करके नहीं बनाना, ये एक्चुअली में यही से आया है कि डायरेक्ट जोड़ने से आ जाएगा। ये डायरेक्ट जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट वहां से आया है कि डायरेक्ट जोड़ने से भी काम चलेगा। क्यों? वो यहाँ पे देखिए आप, अभी आप लिखेंगे क्या? यहाँ पे कहेंगे सर f1 का स्क्वायर लिखेंगे, f2 का स्क्वायर लिखेंगे, एस या नो? a और b यहाँ पे वेक्टर्स है, तो a और b के जगह कोई भी वेक्टर हो सकता है ना, 4 से भी एक वेक्टर है डियर, तो 4 से भी वहां लिख सकते हैं f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, एस या नो? तो ऐसे लिखेंगे और फिर यस लिखेंगे सर। 2f1 f2 लिखेंगे और cos थीटा लिखेंगे। आप कहेंगे सर यहाँ पे क्या तामझाम करेंगे बताइए जरा? f1 का स्क्वायर f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 इंटू f2, cos कितना डिग्री? 0 0 डिग्री डिग्री। सर। cos 0 का वैल्यू इंटू कितना? cos 0 0 सर, बराबर, इसे सब पर काम। तो cos 0 बराबर 1, 1 वन होता है, सर। 0 होता है। बर्बादी ऐसे मचाइएगा, मजा नहीं आएगा पढ़ने में फिर। cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो बचा क्या? तो बच गया क्या? f1 का स्क्वायर। हम लोग इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ेंगे, ऐसे नहीं लगे। इंजीनियरिंग ऐसा चीज है क्या? इतना बोरिंग चीज हो ही नहीं सकता इंजीनियरिंग। चलिए f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 इंटू f2 होगा कि नहीं? क्योंकि cos 0 1। अब आप कहेंगे कि अरे तेरी ये तो क्या आ गया सर, ये ऐसा कुछ लग रहा है हमको कि f1 हम इसको लिख दे प्लस f2 लिख दे, इसका स्क्वायर कर दे, बात एक ही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप जानते हैं स्क्वायर रूट क्या यस होता है? सर। कट जाता है। तो इसका मतलब आप बताइए ना कि रिजल्टेंट बराबर क्या आया? आप कहेंगे सर ये तो डायरेक्ट जोड़ने वाला बात आ गया, f1 प्लस f2 आया। कब ऐसा हुआ? इफ थीटा बराबर 0 डिग्री। समझ पा रहे हैं क्या? ये थीटा बराबर कितना डिग्री? 0 डिग्री। इसीलिए आप इस बॉडी में जब आपसे पूछा जाएगा नेट इफेक्ट बराबर कितना, तो आप बोलेंगे 10 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन बराबर कितना न्यूटन? 30 न्यूटन। आंसर एसी या नो? इसीलिए बोल पा रहे, लेकिन कॉन्सेप्ट यहीं से आया है, कॉन्सेप्ट यहीं से आया है। अब देखिए क्वेश्चन ऐसा हो जाए, हम ऐसे ही ले रहे हैं छोटा मोटा, देखिए ऐसा इस टाइप का है। अब ये भी एक बॉडी है, यहाँ पे आप लगाए इस बॉडी के ऊपर 10 न्यूटन डियर, और इधर कोई लगा दिया इस बॉडी के ऊपर 20 न्यूटन। समझ रहे हैं ना? और इसके बीच का एंगल जो है थीटा बराबर वो है 30 डिग्री मान लीजिए। अब बताइए बॉडी के ऊपर नेट इफेक्ट कितना होगा? आप तुरंत कहेंगे नेट इफेक्ट का सर हम फॉर्मूला जानते हैं, वी नो। आर बराबर तो लगा देंगे क्या? आर बराबर कितना हो जाएगा? डायरेक्ट लगा दे, 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 2 इंटू 10 इंटू कितना? 20, और इंटू क्या हो जाएगा? कॉस कितना डिग्री? कॉस कितना डिग्री? 30 डिग्री। 30 डिग्री सर। 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। वैल्यू कितना आएगा? आप कहेंगे सर ये 100 आएगा, और प्लस कितना होगा? ये 400 होगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा? कॉस 30 का वैल्यू कितना होगा? रूट 3 बाई रूट 3 बाई 2। 2। तो रूट 3 बाई 2 से ये 2 कट जाएगा, यानी कि 200 रूट 3 होगा, है ना? 200 रूट 3 होगा, और यही क्या हो जाएगा आंसर? ये इतना यस न्यूटन सर। आंसर। अरे मतलब इसको हम सॉल्व नहीं किया, आप यस कर लीजिए सर। ना कैलकुलेटर से, क्या आता है इतना उसमें। हम थोड़े मेन मेरा मुद्दा क्या है बताना, वो हम बता रहे हैं आपको। न्यूमेरिकल तो 1000 बनने वाला है अभी, ऐसा होगा। अब एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, तुरंत आपको बतलाते हैं कितना इंटरेस्टिंग चीज आप सीख लिए अभी तक। अब इस बॉडी के ऊपर इतना इफेक्ट लगा है, अब इसका जो भी वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आएगा उतना इफेक्ट लगा है। कोई बता दीजिए कैलकुलेटर से कितना आएगा इसका? कोई बता दीजिए कैलकुलेटर से कितना न्यूटन आएगा? देखिए इस बॉडी के ऊपर आप सपोज कीजिए ना, ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा, और इधर लग गया 20 न्यूटन का फोर्स, और ये दोनों है परपेंडिकुलर एक दूसरे के साथ। थीटा बराबर कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। ए सी अनु 90 डिग्री होगा कि नहीं प्यारे? सर 90 डिग्री है ना? चलिए 90 डिग्री होगा। अब आप ये बताइए ना, कोई ऐसा लग रहा है ऑरली आप बता सकते हैं बॉडी के ऊपर नेट इफेक्ट कितना होगा? एक तरफ 10 है, एक ऊपर से खींच रहा है, एक लड़का पकड़ करके इसको 20, एक बॉडी जमीन पे रखा हुआ है, कितना होगा बॉडी के ऊपर नेट इफेक्ट? अब क्या क्या लग रहा है आपको, कितना होगा?
चलिए आप वही वाला चक्कर में आ गए कि इसको हम निकालेंगे इस फॉर्मूला से, बढ़िया बात है, चलिए निकालिए, निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकालेंगे, फॉर्मूला तो उसी के लिए है। लेकिन देखिए यहाँ से क्या होगा जाएगा चीजें, 10 का स्क्वायर सर करेंगे, इसका अंडर रूट 500 आएगा सर, अंडर रूट 500 500। किसका कंप्लीट अंडर 500 80 का आएगा। सर। अच्छा ये अभी अभी वाला क्वेश्चन का, यस सर। हाँ सर, अंडर रूट 500 आएगा। लिखेंगे 10, अच्छा अंडर रूट 500 आएगा, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, सही बात बोल रहे हैं। और कॉस कितना डिग्री लिखेंगे, 90 डिग्री, कॉस 90 90 बराबर डिग्री जीरो, कॉस 90 बराबर जीरो। जीरो, कहानी खत्म, यानी कि यही बचेगा ना, तो अंडर रूट कितना आएगा 500, हाँ अंडर रूट तो 500 ही आएगा ना, ठीक है। अंडर रूट कितना डिग्री आएगा, सॉरी अंडर रूट कितना आएगा, तो 500 आएगा, यानी कि 500 न्यूटन जो है ये क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, आंसर हो जाएगा आपका 500 न्यूटन, क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे क्या करना है, आ रहे समझ में क्या यस करना है सर। कहानी। हाँ तो इसमें डिस्कस तो आगे और भी चलता रहेगा मेरा। चलिए एक और कंडीशन हम आपको बताते हैं, कंडीशन तो कई हो सकता है, ये नहीं कि ये सब कंडीशन है सब कॉपी में आपका होना चाहिए। देखिए हम ये नहीं कि आपके सामने नहीं, आप ऑफलाइन क्लास नहीं कर रहे हैं, नहीं तो ऑफलाइन में तो हम लड़के को कॉपी एक एक से करते हैं। तो खैर आप क्योंकि मेन मतलब है ना कि पढ़ा रहे हैं, मतलब बच्चा नहीं पढ़े तो फिर बेकार ही काम है ये सब। चलिए 10 न्यूटन है और इधर बॉडी के ऊपर लगा है 20 न्यूटन, ऐसा लग गया। अब बॉडी के ऊपर ऐसा 20 न्यूटन लग गया, आप कहेंगे कि नेट इफेक्ट जो आएगा सर, किधर आएगा नेट इफेक्ट, लेफ्ट डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि लेफ्ट डायरेक्शन में क्या है, वैल्यू वैल्यू बड़ा है, फोर्स का वैल्यू क्या बड़ा है, बड़ा है फोर्स इस का लेफ्ट वैल्यू, साइड बहुत में बढ़िया होगा। बात है। इसको यदि हम ऐसे दिखाएं कि एक ऐसा 10 न्यूटन एक पॉइंट मान ले, बॉडी को एक पॉइंट मान ले और इधर दिखा दे बाबू 20 न्यूटन, समझ रहे हैं ना, एक बॉडी को एक पॉइंट, तो ये बताइए कि 20 न्यूटन का, 20 न्यूटन मतलब ये है मान ले चलिए F2 और ये है मान लेते हैं F1, ये है F2 और ये है F1, तो दोनों एक वेक्टर है, तो दोनों वेक्टर का टेल कहां पे मिल रहा है, क्या ये वो पॉइंट लिख दिया यहाँ पे मिल रहा है क्या, और यस टेल सर। टू टेल में एंगल यस कितना सर, डिग्री बन रहा है, कितना डिग्री का एंगल बन रहा है टेल टू 180 टेल, 180 180। 180 180 डिग्री। डिग्री। अब जैसे 180 डिग्री बना, आर बराबर क्या करेंगे, अब कहेंगे रूट अंडर सर वही वाला कहानी, F1 का स्क्वायर प्लस क्या F2 का F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू क्या F2, और कॉस कितना डिग्री लिखेंगे 180 डिग्री। आप जानते हैं कॉस 180 डिग्री बराबर होता है -1, कैसे होता है कॉस 90 प्लस 90, बचपन से सीखते आ रहे हैं, 90 प्लस 90 सेकेंड क्वाड्रेंट में, 90 प्लस 90 सेकेंड क्वाड्रेंट में ये हो जाएगा साइन 90, होगा कि नहीं, और कॉस का वैल्यू सेकेंड में क्या होता है नेगेटिव, इसलिए क्या लगेगा नेगेटिव, तो कॉस 90 का वैल्यू, इसलिए इसका क्या होगा वैल्यू -1 होगा। अब जब -1 होगा तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर F1 का स्क्वायर हुआ प्लस F2 का स्क्वायर हुआ, अब -1 हो गया तो इधर माइनस। माइनस आ जाएगा क्या, तो 2F1 F2 हो जाएगा, यस सर। 2F1 F2 हो जाएगा, 2F1 F2 हो जाएगा ना। जब 2F1 F2 हो जाएगा तो देखिए क्या दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या 2AB, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए सी या नो, स्क्वायर और रूट कटेगा तो आर बराबर कितना आएगा F1 माइनस F2 आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा ना, जैसा भी लिखे उसके अकॉर्डिंग। तो इस क्वेश्चन को जब बनाएंगे तो F1 माइनस F2 यदि करेंगे तो क्या आएगा 9, सर 10 न्यूटन आएगा, 20 माइनस 10। फ्रॉम एबव -10 आएगा सर। क्वेश्चन, हाँ माइनस आएगा, एक माइनस बोल रहे, सही बात। आर -10। बराबर कितना आएगा, तो आप कहेंगे 10 माइनस 20 होगा न्यूटन बराबर कितना होगा, तो -10। माइनस -10 10 माइनस न्यूटन, 10। -10 का मतलब क्या है, F1 माइनस हम F2 लिखे थे, F1 का डायरेक्शन राइट साइड में था, F2 का डायरेक्शन लेफ्ट साइड में था, इसका मतलब कि किसका डायरेक्शन को फॉलो करेगा F2 के डायरेक्शन को, क्यों, क्योंकि F2 के बगल में माइनस है, F2 के बगल में माइनस और माइनस के साथ आया, मतलब F2 का डायरेक्शन को फॉलो करेगा, यानी कि आप डायरेक्टली लिख सकते हैं आर बराबर भी लिख सकते हैं 10 न्यूटन, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा कि ये इस डायरेक्शन में, समझ पा रहे हैं ना, इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा बॉडी, यस इस सर। डायरेक्शन में बॉडी शिफ्ट करेगा।
आज समझ में आ रहा है कहानी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? यस क्या सर। पढ़ रहे हैं? आप देख पा रहे हैं कि कितना बढ़िया इसका एप्लीकेशन होने वाला है समय के साथ। इसके बिना आपका मैकेनिक्स कहाँ से चलेगा? इस तरीके का फोर्स आपका आते रहेगा डियर हमेशा, कि दो फोर्स है, जब भी दो फोर्स रहेगा, अच्छा तीन रहेगा तब ये हो पाएगा क्या? अब कहेंगे नहीं सर, ये ओनली एप्लीकेबल फॉर टू फोर्स, टू फोर्स सिस्टम के लिए ही ओनली एप्लीकेबल है। ये ओनली एप्लीकेबल है टू फोर्स सिस्टम के लिए, दो से अधिक के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दो से अधिक के लिए नहीं एप्लीकेबल है, दो के लिए ही है। लेकिन ये इसको हम अप्लाई करेंगे दो से अधिक 10, 20, 50, 100, 2000, लाख, उसके लिए अप्लाई करेंगे। इसी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, समय आने दीजिए, आपको पता चलेगा कि आखिर यही फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा। कैसे होगा उसको पढ़ने के लिए हमको पहले पढ़ना पड़ेगा रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। अगला जो टॉपिक है हमारा सिलेबस में वो है रिजोल्यूशन। ये लिखा हुआ नहीं था टॉपिक सिलेबस में, लेकिन ये के बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम, तो ये हम पढ़ा दिए। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि रिजोल्यूशन करने का मतलब होता है दो डायरेक्शन में फोर्स को दिखाना, दो डायरेक्शन में कंपोनेंट को बताना, दो डायरेक्शन में, ओनली टू डायरेक्शन में। और जब बहुत सारा फोर्स को ओनली टू डायरेक्शन में दिखाएंगे तो फिर टू डायरेक्शन के लिए रिजल्टेंट हमको मालूम है। जब बहुत सारे फोर्स को हम दो ही डायरेक्शन में रिजॉल्व करके ले आए, उसको कंपोनेंट उसका बता दें, तो हम उसके बाद फिर अगला काम तो पैरेललोग्राम लॉ का है, जो कि पैरेललोग्राम लॉ में क्या है, तो यही वाला कहानी है। अब देखिए थोड़ा सा हम जाते जाते एक चीज और सिखा देते हैं, यहाँ पे बता देते हैं आपको कि देखिए ये बताइए आप कि ये चीज बताना थोड़ा भूल गए थे। ओ ए सी, ओ ए सी एक ट्राइंगल है कि नहीं है? यहाँ पे आप कॉपी में लिख भी लेंगे, ओ ए सी एक ट्राइंगल है ना। यस सर। हम आपसे पूछ रहे हैं आर वेक्टर का वैल्यू क्या होगा। आर वेक्टर का वैल्यू वेक्टर के टर्म में, आर बराबर रूट अंडर वाला तो ठीक है, मैग्नीट्यूड है। आर वेक्टर का वैल्यू क्या होगा? आर वेक्टर का वैल्यू क्या होगा बताइए तो, कितने लोग को ये पता चल रहा है कि आर वेक्टर का सर वैल्यू क्या होगा? ए प्लस वेक्टर बी। वाह, बहुत बढ़िया लगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। पता ये कैसे हुआ? तो ये सीधा सा प्रूफ है डियर, यहाँ पे ये ए वेक्टर है। अच्छा ये बताइए कैसे लिखे, जो वो बताए हैं ना बता दीजिए कैसे लिखे। कैसे लिखे, यही दिख रहा है ना आर वेक्टर, यहीं से हम इसको निकाल दे कहीं ट्रायंगल दिख लॉ रहा है? ऑफ एडिशन के, ट्रायंगल लॉ ऑफ ट्राइंगल लॉ, एडिशन से लिखे हैं बहुत सर। बढ़िया बात। यानी कि ट्राइंगल ऑफ एडिशन तो यही तो बोल रहा था, यानी कि हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यानी अब आपको पता चला कि आर वेक्टर एक रिजल्टेंट है जो ए और बी का ही है, ए और बी का है, लेकिन आर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, ए प्लस बी नहीं। मुद्दा समझिए, ए के साथ वेक्टर, बी के साथ वेक्टर, तब प्लस है वो। यानी वो कह सकते हैं ना कि आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है वो एक वेक्टोरियल समेशन है, वो एक वेक्टोरियल समेशन है। लेकिन उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब हम लोग निकालेंगे, है ना, ये कहां से आया है? तो ये आया है फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एडिशन ऑफ किसका? वेक्टर का। इससे ही आया है कॉन्सेप्ट, फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो प्रूफ, यानी कि यहाँ पे जो डियर ये बताइए आर जो निकला है, ये आर कहीं ना कहीं, ये बताइए ये आर जो है वो आपको ऐसा लग रहा है क्या कि इसी का वैल्यू है? यही वैल्यू है कि नहीं? हियर आर बराबर हम कह सकते हैं क्या कि आर बराबर कुछ भी नहीं है, मोड लगा दें हम बाहर में, क्योंकि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर नहीं लिख सकते हम आर बराबर। आर एक मैग्नीट्यूड है, तो ए प्लस बी डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, उसको बाहर में मोड लगा देंगे, ए सी या नो, बाहर में मोड लगा देंगे ना, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? यस मोड सर। ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यानी कि मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भी कोई पूछे तो यही फॉर्मूला। अब ए को यदि रिप्लेस करेंगे, मतलब ए वेक्टर हमारा यदि, ए वेक्टर यदि हमारा क्या बन जाएगा? एक फोर्स वेक्टर बन जाए, एंड जो बी वेक्टर है वो क्या बन जाए? F2 वेक्टर बन जाए। इफ समझ में आ रहा है ना? तो अभी आप देखिए अप्लाई करके, तो आप रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट यानी कि फोर्स का रिजल्टेंट बराबर क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे सर उसी के जैसा, F1 प्लस क्या, F2 का स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे? तो 2F1 इंटू F2 कॉस थीटा। ए सी या नो? बस उसके जगह फोर्स लिख देना है, वही हो गया। है कि नहीं है बताइए बाबू, है कि नहीं है? चलिए यस अब जो सर। है ना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्लास, आज उसका क्लास है, इसके बाद मैथ नहीं है अभी। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्लास आप लोग 5 मिनट में ज्वाइन कीजिए, है ना, पानी वानी पी लीजिए थोड़ा, और 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्लास। ठीक है, आज का क्लास बस यहीं तक रहेगा इसका। बहुत कोई दिक्कत नहीं है, बहुत हम लोग आगे बढ़े हुए हैं, सेकेंड यूनिट में है, जल्दी जल्दी सब हो जाएगा, चिंता ना करें। अभी आप कॉन्सेप्ट लेकिन बहुत प्यार से और बहुत डेवलप करें एकदम,
क्यों काहे कैसे इंजीनियरिंग में जरूरी है, रटना एकदम नहीं है, मना है। अब क्यों काहे कैसे खूब एनालाइज करें, 1000 बार एक चीज को देखें और उसके बाद आप कंफर्म हो, ऐसा टाइप से दिक्कत हो फिर पूछें आप, क्योंकि अभी से रटना स्टार्ट कर देंगे तो आगे कितना इंजीनियरिंग में रटेंगे। ये कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे अभी से ही आप, स्टार्टिंग टाइम से ही, तो आगे के लिए आपको रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ढेरों सारा फॉर्मूला, ढेरों सारा लॉ ये सब आते रहेगा, तो रटना नहीं है अभी से ही। चलिए ठीक है प्यारे, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।